नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में। आपको बता दूं, अगर आपने जियोग्राफी सब्जेक्ट लिया हुआ था प्रथम सेमेस्टर में तो आपने फिजिकल जियोग्राफी पढ़ा होगा, यानी कि भौतिक भूगोल के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। अब जब आप सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं, प्रथम सेमेस्टर का पेपर आप दे चुके हैं, अब ये मत सोचिए कि हम पास हैं कि फेल हैं। आप पास ही हो, अगर पास नहीं भी होगे एक आध सब्जेक्ट में तो बैक लगेगी, तो उसका पेपर आप जो है थर्ड सेमेस्टर में दे देना, तो उसकी टेंशन अब छोड़ दो। अब निकलो बाहर और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी पर जो है जोर दे करके शुरू हो जाओ। चैप्टर 1 से क्लास शुरू होने वाली है, तो अब आपको पढ़ना है बेटा मानव भूगोल के बारे में, ठीक है, यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में आपको पढ़ना है। मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन आप पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर के को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में। वैसे सेकंड सेमेस्टर में भी को करिकुलर सब्जेक्ट आपका पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में आपको पढ़ना होगा, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में। तो मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी का सिलेबस आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। यह सिलेबस ना केवल हिंदी में होगा बल्कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। बहुत ही बारीकी के साथ एक एक चैप्टर्स को आपको समझाते हुए कैसे कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे कैसे क्लास लेंगे, वो सब पूरा ब्यौरा देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सिलेबस देखने के बाद में आपको ये आइडिया लगेगा कि हमको पढ़ना क्या क्या है और किस तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं। बीए को हल्के में मत लें, क्योंकि ह्यूमन जियोग्राफी अपने आप में एक जटिल सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने के लिए आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपको यहाँ पर तथ्यात्मक जानकारी भी होनी बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ में आपको अवधारणात्मक जानकारी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य है मेरे कि जब आप इसको एकदम फोकस होकर के पढ़ेंगे, एकदम से वेल अप टू डेट होकर पढ़ेंगे, आसानी से चीज़ें तभी समझ में आएंगी, अन्यथा आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। नवीनतम पाठ्यक्रम न्यू सिलेबस 2025 और 2026, यानी कहने का मतलब है कि 2025, 2026, 27 सभी के लिए सिलेबस होगा। सेमेस्टर 2 मेजर माइनर सब के लिए बीए जियोग्राफी में ह्यूमन जियोग्राफी आपको पढ़ना है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही पाठ्यक्रम है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं। बीए प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी का यह पाठ्यक्रम है। आपका पाठ्यक्रम बेसिकली नवीनतम शिक्षा नीति जब लागू हुई 2020 में, उसके तहत जो सिलेबस जारी किया गया उसमें 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बांट दिया गया। एक इकाई को आपको समझाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आपका सिलेबस यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ, आप देखें थोड़ा सा। यूनिट नंबर 1 इकाई संख्या 1 क्या पढ़ना है इसमें? कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा, इसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट एंड नेचर, नेचर माने प्रकृति, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल की सबसे पहली कॉन्सेप्ट उसका समझना है, यानी अवधारणा। पहले चैप्टर में क्या समझना? अवधारणा मतलब उसका परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, इसको हमको समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में आपकी मीनिंग और आपका डेफिनेशन दोनों आ जाएगी ह्यूमन जियोग्राफी की। तो ह्यूमन जियोग्राफी यानी कि मानव भूगोल की क्या अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को आपको सब बताएंगे प्रथम चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। फिर उसके बाद में उसकी प्रकृति को भी हम समझेंगे। प्रकृति का मतलब उसका नेचर कैसा है। मानव भूगोल क्या एक वैज्ञानिक विषय वस्तु है या फिर एक कलात्मक विषय वस्तु है, दोनों के बारे में समझेंगे कि क्या अगर कलात्मक है तो कैसे है और अगर वो वैज्ञानिक है तो कैसे है। उन तमाम फैक्टर्स के माध्यम से, तमाम पॉइंट के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 आपका होगा। इसके बाद में मानव भूगोल का अर्थ यानी कि उसका मीनिंग एंड उसका विषय क्षेत्र। स्कोप माने होता है विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र का मतलब होता है कि उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो मानव भूगोल का जो सिलेबस है बेटा, वही उसका स्कोप होता है। मानव भूगोल के अंतर्गत जैसे जनसंख्या भूगोल के बारे में आपको पढ़ना है, डेमोग्राफी जिसको आप कह सकते हैं। इसके अलावा आप और भी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। मानव भूगोल में जनसंख्या भूगोल हो गया, इसके अलावा आपका मानव और प्रकृति का क्या संबंध है, उसको लेकर के तमाम अवधारणाएं दी गई हैं, ठीक है। संभववाद, प्रकृतिवाद, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तमाम चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर अभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या 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 हमको पढ़ना है। मनुष्य और पर्यावरण के बीच में संबंध में संभववाद, संभावनावाद, नवनियतिवाद, नियतिवाद, इन सभी के बारे में आपको जानना है। फिर इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू पुराण्स, यानी कि जो पुराणों में
विशेष पुराणों के विशेष संदर्भ में भारत में भौगोलिक समझ का विकास कैसे हुआ, यानी भूगोल के बारे में पुराणों में अपने क्या मेंशन है, पुराणों में जो 18 पुराण हैं उन पुराणों में भूगोल को लेकर के क्या क्या जानकारी हमको प्राप्त हुई है, उन जानकारियों के बारे में हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में हम लोग इसको देखेंगे। कुल मिलाकर के 2 से 3 चैप्टर में या 2 चैप्टर में या 3 चैप्टर में हम लोग इकाई संख्या 1 समाप्त कर देंगे, फिर पहुंचेंगे इकाई नंबर 2 में। ठीक है, इकाई संख्या 2 यानी कि यूनिट 2। तो समझ में आ गया होगा क्या क्या पढ़ना है इसमें। इकाई संख्या 2 में हमको मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, यानी कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, इसको लेकर के तमाम प्रकार के सिद्धांत दिए गए, जैसे कि डिटर्मिनिज्म यानी कि संभावनावाद या संभावनावाद या संभाव्यवाद। इसके अलावा पॉसिबिलिज्म मतलब होता है आपका संभावनावाद ही होता है, संभावनावाद इसका मतलब होता है, डिटर्मिनिज्म मतलब होता है आपका जो है संभववाद। ठीक है, एंड न्यू डिटर्मिनिज्म यानी कि नव नियतिवाद। ठीक है, नियतिवाद इसको आप बोल सकते हैं नियतिवाद। ठीक है, नियतिवाद हो गया ये। ठीक है, नियतिवाद हो गया, ये संभववाद या संभावनावाद हो गया। ठीक है, और ये आपका नवनियतिवाद हो गया। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ये आपका मुश्किल से 2 चैप्टर या 3 चैप्टर में आपको इसका संबंध हम बता देंगे बहुत ही बारीकी के साथ, चूँकि इसको लेकर के बहुत ही विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया है, चाहे एलन चर्चिल सैंपल रहे हों, चाहे आपके जीन्स ब्रून्स रहे हों या आपके वाइडल डीला ब्लास रहे हों। ठीक है, इन सभी के बारे में हम चीज़ों को आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में बेटा इकाई नंबर 3 में हम पहुंचेंगे। इकाई नंबर 3 यानी कि यूनिट संख्या 3। इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड पैटर्न, यानी आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, ग्लोबल माइग्रेशन के बारे में आपको जानना है। कुल मिलाकर के जनसंख्या का वितरण कैसे हुआ, जनसंख्या कैसे कैसे फैली है, विश्व पैटर्न पर आपको जनसंख्या का फैलाव, जनसंख्या का विस्तार, जनसंख्या कहाँ कहाँ पर सघन है, कहाँ पर विरल है, कैसे कैसे है, उन सभी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी हम देने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। इसके बाद में बेटा वैश्विक प्रवास के क्या कारण है। प्रवास का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, इसको मतलब होता है प्रवास। प्रवास बेसिकली 2 प्रकार का आपका हो सकता है, एक होता है आप्रवास, एक होता है उत्प्रवास। आप्रवास माने जब कहीं बाहर से कोई जाति या कोई जनसंख्या करके हमारे यहाँ पर आती है उसको आप्रवास कहते हैं, और जब यहाँ से जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उत्प्रवास बोलते हो। तो उत्प्रवास और आप्रवास, तो ये प्रवास होता है, प्रवास माने जब जनसंख्या का स्थानीकरण हो, इधर उधर जनसंख्या जाए। तो क्यों वैश्विक प्रवास क्यों हो रहा है, क्यों गाँव से शहरों के लोग जा रहे हैं या भारत से विदेशों को लोग जा रहे हैं, तो प्रवास कई स्तरों पर होता है, क्षेत्रीय स्तर पर, ठीक है, जो है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं तमाम प्रकार के होते हैं। तो वैश्विक प्रवास के क्या कारण हैं और क्या परिणाम इसका निकला, उसके बारे में समझेंगे। अधिक जनसंख्या और कम जनसंख्या की अवधारणा को समझेंगे, जनसंख्या की जो एक प्रकार से ज़्यादा जनसंख्या कैसे हो जाती है, कम जनसंख्या क्या होने का कारण क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास रहेगा। तो इसके अलावा ये हम समझ लेंगे इकाई संख्या 3 में। इसके बाद में इकाई संख्या 4 आएगी आपकी, यानी कि यूनिट 4। यूनिट 4 में हम लोग देखेंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में, मानव बस्तियों के बारे में। मानव बस्तियाँ कई प्रकार की होती हैं, ग्रामीण शहरी बस्तियों के बारे में समझेंगे हम, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। कई प्रकार की गांव बस्तियां कई प्रकार की होती हैं, ठीक है, रेखीय होती हैं, पंखाकार होती हैं, ठीक है, वृत्ताकार होती हैं, दीर्घ वृत्ताकार होती हैं, ठीक है, आर्य टाइप की बस्तियां होती हैं। कई प्रकार की बस्तियों के प्रकार गाँव में और शहरों में देखने को मिलते हैं। तो उन तमाम प्रकार के बस्तियों के बारे में हम वेल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको हर एक पहलू पर दृष्टिपात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको मैं समझते हुए आगे बढ़ूंगा। साथ ही साथ में आपकी बार प्रयास ये है कि आपकी बार चैप्टर 1 जैसे पढ़ाऊंगा तो चैप्टर 1 से बनने वाले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स भी उसमें साथ साथ मैं बताता चलूँगा। या यूनिट संख्या 1 पढ़ाऊँगा तो यूनिट 1 के या लास्ट में जितने 3 चैप्टर पढ़ाए तो 3 चैप्टर के एक वीडियो में मैं आपका MCQs दे दूंगा कि भाई ये यूनिट 1 से मतलब यूनिट 1 के MCQs हैं या यूनिट 2 के MCQs हैं। इस तरीके से आपको पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसके अलावा आपका जैसे कि उनकी ओरिजिन टाइप्स, रूरल अर्बन, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या हैं जो है मानव बस्तियों की, घर कैसे, घर के कई प्रकार होते हैं, उनका वितरण कैसे है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से घर, कौन कौन सी बस्तियाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे जो सड़क के किनारे जो बस्तियाँ होंगी उनको रेखीय बस्तियाँ होंगी, नदी किनारे जो बस्तियाँ होंगी वो भी एक प्रकार से जो है रेखीय होंगी या फिर आर्य टाइप की इस तरीके से होंगी, तरंगीय टाइप की होंगी, ठीक है। झील के किनारे जो बस्तियाँ होंगी वो वृत्ताकार पथ पर होंगी, तो इस तरीके से गोलाई टाइप की होंगी। तो इस तरीके से आप देखें बस्तियों के कई प्रकार हैं, उनका वितरण अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला जो इकाई है आपकी इकाई नंबर 5। इकाई नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे,
प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे। प्रिमिटिव माने होता है आदिम अर्थशास्त्र, प्रिमिटिव माने होता है पुराना, आदिम। तो प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे, यानी कि आदिम अर्थशास्त्र के बारे में, यानी प्राचीन समय में किस तरीके के साधनों का प्रयोग करके लोग अपना जीवन यापन करते थे, गुजर बसर करते थे, पैसा कैसे कमाते थे, कैसे उनके जीवन चलता था, ये सब आपको देखना है। ठीक है, तो प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में उनका फूड जो है गैदरिंग क्या था, हंटिंग, ठीक है, पेस्ट्रोल, हार्डिंग, फिशिंग, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वो खाद्य संग्रह कैसे करते थे, खाना वाना कैसे इकट्ठा करते थे, कौन कौन सी चीज़ें खाते थे और उसका इकट्ठा कैसे करते थे। तो शिकार करके वो भोजन इकट्ठा करते थे, ठीक है, शिकार करते थे, पशुओं को चराते थे, पशुपालन भी करते थे, शिकार करते थे, मत्स्य पालन यानी मछली का पालन करते थे, लकड़ी और आदिम यानी आदिम कृषि क्या होता है आपका, जिसको आप आदिम कृषि कहते हैं उसी को झूमिंग कृषि भी कहते हैं, उसी को स्थानांतरशील कृषि कहते हैं। झूमिंग कृषि में बेटा होता ये है कि जैसे जंगल में क्या होता है कि जंगल को काटते हैं पहले ये लोग, जंगल को काटने के बाद में उसमें आग लगाते हैं, झाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं उसको साफ़ करते हैं आग लगाने के बाद में, और उसके बाद में वहाँ पर खेती करते हैं। जब तक वहाँ पर खेती अच्छे तरीके से होती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता जब तक होती है तब तक वहाँ पर खेती करते हैं, और जब मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाती है तो वहाँ पर जो है खेती नहीं करते हैं, अलग स्थान पर जाते हैं, फिर जंगल को काटते हैं और फिर इस तरीके से वहाँ पर खेत बनाते हैं और खेती करते हैं। फिर जब उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं। इस तरीके से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसी खेती को हम स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। दुनिया के अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की कृषि देखने को मिली है। अलग अलग जनजाति के लोग अलग अलग नामों से इस कृषि को पुकारते हैं। ठीक है, भारत में इस कृषि को स्थानांतरणशील कृषि, काटो और जलाओ कृषि या झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को हम आप बताने का प्रयास करेंगे। तो लकड़ी काटते थे, लकड़ी काट करके उसको बेच करके फिर उनका अर्थशास्त्र होता था। ठीक है, यानी उस तरीके से अर्थतंत्र व्यवस्था करते थे, रुपया पैसा कमाते थे। आदिम कृषि कर करके अपने भोजन का संग्रह करते थे। ठीक है, शिकार करके, पशुओं को चरा करके, मछली पालन करके, इस तरीके से चीज़ें होती थी। तो मछली पालन के तरीके, तौर तरीके, पूरी विशेषता हम यहाँ पर समझेंगे इकाई नंबर 5 में। फिर आता है बेटा आपका इकाई नंबर 6। इकाई नंबर 6 की अगर बात की जाए तो जो आपका कल्चरल रीजन्स के बारे में समझेंगे, कल्चरल डिफ्यूज़न के बारे में, रेस, रिलीजन एंड लैंग्वेज के बारे में समझेंगे। कुल मिलाकर के सांस्कृतिक क्षेत्र क्या होता है, सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। इसके बाद में सांस्कृतिक प्रसार के बारे में समझेंगे। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को कैसे दबा लेती है और एक संस्कृति का विस्तार कैसे होता है, पूरा डिटेल में जानकारी देखेंगे। नस्ल किसे कहते हैं, जिसको आप रेस कहते हैं। नस्ल का मतलब होता है प्रजाति। ठीक है, प्रजातियों के बारे में समझेंगे, विभिन्न प्रजातियाँ जो विश्व की प्रजातियाँ हैं उनके बारे में। धर्म क्या है और उनकी भाषा कैसी है, रिलीजन एंड लैंग्वेज के बारे में समझेंगे विभिन्न प्रजातियों के। तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इकाई नंबर 6 में। ठीक है, इकाई नंबर 6 जैसे हम क्रॉस करेंगे बेटा, उसके बाद में हम देखें अब यहीं पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये सब आपको मान लेते हैं कि आपको पीडीएफ के साथ पढ़ाई करनी है तो जियोग्राफी का भी पीडीएफ आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे सभी सब्जेक्ट की बेसिकली को करिकुलर से लेकर के सबकी तैयारी आपकी होने वाली है। तो सेकंड सेमेस्टर में जुड़ने के लिए 91 61 93 60 62 पर आप SMS करें। ठीक है, आपको सेकंड सेमेस्टर के लिए व्यवस्था कर दी गई है। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। ठीक है, ये आप जो है नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम लिख करके भेजेंगे, तुरंत आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ग्रुप बन चुका है और सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। तो जिन जिन बच्चों को जुड़ना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ में आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। एग्ज़ाम टाइम पे आपके मैराथन मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो इस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे उनको सॉल्व करवाया जाएगा विभिन्न विश्वविद्यालयों के। तो वो सब आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी। PDF नोट्स आपके सभी चैप्टर्स के आपको मिलने का प्रयास रहेगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे उनके PDF नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो परीक्षा के अंत तक आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। आपने प्रथम सेमेस्टर में देखा होगा किस तरीके से मैंने व्यवस्था की और सारे क्वेश्चन आए हुए होंगे। अब की बार और बेहतर तरीके से पढ़ाई करवाने का प्रयास है। तो आप सभी लोग जुड़ने
जुड़ने का प्रयास करें। मात्र 100 रुपीज़ में आपके 3 मेजर सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट अगर नहीं भी होगा तो भी आपका मेजर सब्जेक्ट और आपका को करिकुलर तो होगा ही। को करिकुलर में अगर आपकी बता दें तो को करिकुलर में आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना है या फिर जो भी आपको पढ़ना होगा उसकी व्यवस्था करी जाएगी। तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो है वैसे सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाएगा जो है सेकंड सेमेस्टर के को करिकुलर में, तो उसकी भी आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। यानी कि सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपीज़ में होगी। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उसी सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। वैसे सब्जेक्ट में आपके कई सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, देखिए जैसे जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश का भी मैं पढ़ाता नहीं हूँ लेकिन प्रयास अब की बार करूँगा कि इंग्लिश का भी कुछ कंटेंट आपके लिए व्यवस्था करी जाए। इसके अलावा आपका शिक्षा शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गई। एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री अलग अलग है, उन दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। और भी तमाम सब जैसे गृह विज्ञान हो गया आपका, यानी होम साइंस, इन सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। यूनिट नंबर 7 में हम लोग क्या देखेंगे भाई, यूनिट नंबर 7 की अगर बात की जाए, इकाई नंबर 7, इसमें आपको वर्ल्ड ट्राइब्स के बारे में समझना है। इसमें आपको एस्किमो के बारे में समझना है। वर्ल्ड ट्राइब्स मतलब होते हैं विश्व की जनजातियाँ, ठीक है। विश्व स्तर पर जो जनजातियाँ, उन जनजातियों के बारे में समझेंगे, खास करके एस्किमो के बारे में, ठीक है। किर्गिज़ के बारे में समझेंगे, बुशमैन के बारे में समझेंगे, मसाई के बारे में समझेंगे, सेमांग के बारे में जानेंगे और पिग्मीज़ के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो विश्व की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? 6 जनजातियों के बारे में आपको समझना है, एस्किमो, किर्गिज, बुशमैन, मसाई, सेमांग, पिग्मीज़, ठीक है। कैसे समझना है इनके बारे में, क्या प्रश्न आएगा? एस्किमो जनजाति का एक प्रकार से अर्थव्यवस्था या उनका समाज कैसा था, या उनका पशुपालन, मतलब कि उनका एक प्रकार से जो खाद्य संग्रहण कैसे करते थे, उनका रहन सहन या उनका स्थान क्या है, उनका स्थान, मूल स्थान निर्धारित कीजिए। ऐसे तमाम प्रश्न पूछेंगे। तो किर्गिज, एस्किमो, उनका घर कैसा है, बुशमैन लोग कैसे शिकार खेलते हैं, किस तरीके का घर में रहते हैं, किस तरीके के जो है बैलगाड़ी का प्रयोग, मतलब किस तरीके की गाड़ी का प्रयोग करते हैं शिकार के लिए, किस तरीके के औजार का प्रयोग करते हैं, मतलब उनसे डिटेल में जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। एस्किमो, किर्गिज, बुशमैन, मसाई, पिग्मीज, सेमांग। वैसे मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में पूरा समझा दूंगा, इकाई संख्या जो है 7 के बारे में, और इकाई 8 में आपको इंडियन ट्राइब्स के बारे में समझना है, यानी कि भारतीय जनजातियों के बारे में आपको बताना है। जैसे कि आपका जो है भोटिया जनजाति हो गई, भारतीय जनजातियों में आपकी भोटिया जनजाति के बारे में आपको पढ़ना है, गद्दी जनजाति के बारे में पढ़ना है, थारू जनजाति के बारे में पढ़ना है, भील जनजाति के बारे में पढ़ना है, गोंड जनजाति, संथाल जनजाति और नागा जनजाति के बारे में पढ़ना है। तो 3 और 3 6 7 जनजाति, 7 जनजातियाँ भारत की आपको पढ़नी है, ठीक है। तो एक वीडियो में हम लगभग में 7 जनजातियों के बारे में चर्चा कर देंगे, और एक वीडियो में हम विश्व स्तर की जनजातियों के बारे में, जिसमें एस्किमो, किर्गिज, बुशमैन, मसाई, सेमांग, पिग्मीज, यानी कि 6 जनजातियों के बारे में एक वीडियो इसकी आएगी, और एक वीडियो इसकी आएगी मुश्किल से 4 या 5 दिनों में मैं ये वीडियो आपके लिए व्यवस्था कर दूंगा, ताकि क्या हो कि बाद में क्या होता है कि शुरुआती चैप्टर्स हो जाते हैं, लास्ट वाले नहीं हो पाते, जबकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों इकाई बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपकी प्रयास करूंगा कि इन्हीं दोनों इकाई को, इकाई नंबर 7 और इकाई नंबर 8 को पहले मैं करवा दूंगा, फिर उसके बाद में आपका पहले चैप्टर, वैसे चैप्टर 1 2 चलेगा आपका, लेकिन बीच में प्रयास करूंगा कि इसके लिए सेपरेट वीडियो, एक वीडियो इसकी और एक वीडियो इसकी मैं करवा दूंगा। इसमें क्या होगा, ये सारी जनजातियों को कवर मैं कर दूंगा, इनकी विशेषता, इनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वैसे आपको बता दूं कि इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा न्यू सिलेबस जो डिस्कशन हुआ था, हिंदी साहित्य का सिलेबस हो चुका है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, जिसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है अगर बताएं हम तो बीए में आपको सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, 600 BC से लेकर के 647 AD के बारे में, प्राचीन इतिहास की सिलेबस के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्राचीन इतिहास का है। मेडिवल हिस्ट्री का जल्द ही आएगा, ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट का आपका सिलेबस आने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमें से बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।